कैसे हम कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि कहा गया है, इनका बैकग्राउंड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 रामनाथ गोडसे लेक्चर में भाषण दिया। भारत अनौपचारिक मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, मतलब कि कॉलोनियल माइंडसेट से भारत को बाहर निकलना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया। उन्होंने थॉमस मैकले की 200 साल पुरानी शिक्षा नीति की विरासत का उल्लेख किया। उन्हें इस मानसिकता से निकलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरित किया है कि हमारे देश के नौजवान नवयुवक प्लेज लें कि हमें इस तरह की मानसिकता से निकलना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा प्रणाली और आर्थिक नीतियों में मैकले की छाप बनी है। अब भारत अपनी नीतियों अपनी ज़रूरतों के अनुसार ढाल रहा है। कुल मिलाकर इसमें मैकले के विचार का विरोध किया गया है। तो आप मैकले के लेगेसी के बारे में जान लें, थॉमस मैकले। तो फ्रेंड्स, थॉमस मैकले के बारे में आप लोग थोड़ा बढ़िया से डिटेल में जान लें, थॉमस मैकले कौन था। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैकले के बारे में। ब्रिटिश संसद सदस्य और इतिहासकार 1834 में इंडियन सुप्रीम काउंसिल मतलब कि गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य बनकर भारत आए और शिक्षा नीति में सुधार का जमीमा उन्हें सौंपा गया। मैकले कौन थे? मैकले मिनट ऑन एजुकेशन के बारे में उनका विचारधारा। भारत में इंग्लिश एजुकेशन लागू करने की सबसे महत्वपूर्ण नीति इंग्लिश एजुकेशन को लाया इन्होंने। मुख्य विचार, अंग्रेजी को शिक्षा के एकमात्र माध्यम भाषा बनाना, ये उनका मुख्य विचार था कि अंग्रेजी को एकमात्र माध्यम पूरे भारत में बनाना। वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस का श्रेष्ठ बताना, वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को श्रेष्ठ बताना भी उनका एक योगदान था। भारतीय भाषाओं और प्रारंभिक शिक्षाओं की नीच और गलत बताना, भारतीय भाषाओं और शिक्षाओं को नीच बताना और गलत बताना, तो ये सारी चीज़ों का ही विरोध करने का बात यहाँ पे कहा गया है। जो एक कॉलोनियल माइंडसेट था, जो अपने आप को सुपीरियर बताने का काम कर रहे थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी उन्होंने दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। उसमें उन्होंने कहा है अंग्रेजी शिक्षा पहले ऊपरी वर्ग को दी जाए और वह वर्ग आगे गरीबों तक पहुँचाए, गरीबों तक उस भाषा को धीरे धीरे पहुँचाए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रिप्टो स्कैम का केस है, इसमें देखिए ध्यान से हम देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो घोटाला उजागर हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें उतना डिटेल में ना जाकर के हम ऊपरी देखते हैं। यूएस क्रिप्टो सीजर्स, सबसे बड़ा यूएस क्रिप्टो सीजर्स ये है। यूएस ने भारत से जुड़े सबसे बड़े क्रिप्टो फ्रॉड केस में इतना मतलब 1646 करोड़ जब्त किया। ये मतलब कि यूएस क्रिप्टो सीजर, सबसे बड़ा यूएस क्रिप्टो सीजर फ्रेंड्स ये है। इससे अमेरिका एजेंसियों ने लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस कहा। हरियाणा बिजनेसमैन का इतना $37 मिलियन का स्कैम है ये फ्रेंड्स। मेथड क्राइम के लिए क्या होगा? यूएस बेस्ड इन्वेस्टर से क्रिप्टो लिया गया। मल्टीपल स्कैम्स के तहत क्रिप्टो वॉलेट से फंड स्पन किए गए। चोरी किए गए क्रिप्टो को छोटे हिस्सों में बांटा गया। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में कन्वर्ट किया गया। हवाला ऑपरेटर के जरिए कैश को में बदला गया। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। आप यूपीएससी के सिलेबस उठा के देख लीजिए, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में जाके ऑर्गेनाइज क्राइम नाम का एक सब्जेक्ट है। ऑर्गेनाइज क्राइम में जाके जाए तो वहाँ पे अब ये स्कैम को डाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पे। क्रिप्टो हवाला नेक्सस। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे क्यों ये सर्वे कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड्स, डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन यूएसए 2025-26 रिपोर्ट का आधार IIE मतलब इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल एजुकेशन ने इसका आधार दिया है। डेटा 825 यूएस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मुख्य कारण फ्रेंड्स यहाँ पर वीज़ा इशू, जो वीज़ा का इशू था 96% वीज़ा प्रोसेसिंग डिले, 86% वीज़ा इशू कठिनाई हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे 96% जो है वीज़ा का डिले हो रहा है फ्रेंड्स, मतलब कि बनने में डिले हो रहा है। और 81% वीज़ा जो है वो बनने में बहुत कठिनाई हो रहा है, खासकर मई और जून के समय में। इसके कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या यूएसए में घटती जा रही है। कई छात्रों का वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, मतलब डिनाइड कर दिया गया है। और यूएसए के कड़े इमिग्रेशन और सिक्योरिटी नियम डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। यूएस पॉलिसी चेंजेस, डोनाल्ड ट्रंप या रिस्ट्रिक्शन फिर से सख्त। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर दावा। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट और राजनीतिक टकराव। सिक्योरिटी बढ़ी। ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स। गिरावट कितनी हुई? फॉल 2025 स्नैपशॉट। 61% से ने कहा कि 61% इंस्टीट्यूशन ने कहा कि वो वीज़ा चैलेंज ही नए छात्र इनरोलमेंट घटने की मुख्य कारण है। सर्वे के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, समग्र इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट 2024-25। इंडियन स्टूडेंट का रोल। इंडियन अभी भी सबसे बड़ा सोर्स है। इंडियन स्टूडेंट ट्रेंड 2023-24 में 3.2 लाख और 2024-25 में 3.6 लाख, 13% इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। इंडियन अभी भी सबसे बड़े सोर्स बने हुए हैं यूएसए में स्टडी करने वाले। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। डिक्लाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन यूएसए रिफ्लेक्ट ग्लोबल शिफ्ट इन एजुकेशन डिप्लोमेसी। डिस्कस फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस करना है कि कैसे ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का यूएसए से बाकी दूसरे कंट्रीज़ की तरफ। इसके पीछे क्या कंसर्न है, क्या रीजन है? तो रीजन तो आपको मैंने बताया, जैसे कि ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज़ बहुत टाइट हो गए हैं, वीज़ा का इशू है, यूएस पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये सब फ्रेंड गिरावट कितनी आई, कैसे आई, सारा आंकड़ा
मैंने आपको बताया 61% इंस्टीट्यूशन ने कहा कि वीज़ा चैलेंजेस ही एक नए स्टूडेंट एनरोल करने की मुख्य कारण है। तो ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है फ्रेंड्स, देखिए टाइगर सफारी के लिए नए नियम। सफारी नॉन फॉरेस्ट लैंड या डिग्रेडेड लैंड पर ही अनुमति मिली है टाइगर सफारी बनाने के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड टाइगर सफारी होता क्या है ये जान लेते हैं हम। टाइगर सफारी एक प्रकार का वाणिज्य पैटर्न मतलब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, मतलब वहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इसमें पर्यटकों को बाघों को देखने के लिए एक नियंत्रित और सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि टाइगर सफारी नॉन फॉरेस्ट एरिया और डिग्रेडेड लैंड में ही बने, ना कि कोर इलाके में टाइगर कॉरिडोर में पूरी तरह प्रतिबंध। कोर इलाका मतलब जहाँ पे टाइगर को कोर इलाका है वहाँ पे टाइगर टूरिज्म या फिर टाइगर सफारी ना बने। सफारी केवल रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन केंद्र के साथ ही संचालित हो, मतलब कि पूरा रेस्क्यू टीम रहे उसके साथ में। और इको टूरिज्म गाइडलाइन, इको टूरिज्म की क्या गाइडलाइन है, मास टूरिज्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टूरिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब इको सेंसिटिव जोन में नियमों का पालन आवश्यक। बफर जोन में इको फ्रेंडली रिस्टोर चल सकते हैं परंतु आइडेंटिफाइड ट्रिगर्ड कॉरिडोर में नहीं। कठोर प्रतिबंध। नाइट टूरिज्म पूरी तरह बंद है फ्रेंड्स। मोबाइल फ़ोन्स ले जाना। कोर एरिया और क्रिटिकल टाइगर में जंगल सफारी में मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग प्रतिबंध है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बैंड है, जैसे कि माइनिंग, स्वयं मिल, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, कॉमर्शियल वुड यूज, ये सारी चीज़ें प्रतिबंध है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन है, रोड एंड वाइडिंग, नाइट ट्रैफिक, ये सब सारा चीज़ प्रतिबंध है पूरी तरह। टाइगर कंजर्वेशन प्लान 3 महीने में अपने टाइगर कंजर्वेशन प्लान रिवाइज या प्रिपेयर करें। 6 महीने में बफर और नॉन बफर एरिया को स्पष्ट करें। बैकग्राउंड क्या है फ्रेंड्स, चलिए तो अब ये न्यूज़ मैंने देखा, अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बफर जोन्स एंड इको टूरिज्म जोन्स इन टाइगर कंजर्वेटिव इन इंडिया। मतलब कि बफर जोन का क्या फ़ायदा हो सकता है और इको सेंसिटिव जोन में कंजर्वेटिव, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स देख के। और क्वेश्चन चाहे तो मैं, मास टूरिज्म पोजेज अ मेजर थ्रेट टू टाइगर हैबिटेट, कमेंट विथ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में क्या जानना है देखते हैं। हसीना डेथ सेंटेंस इज ए ट्रेजेडी ऑफ जस्टिस। क्या कहना है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है वो हसीना मलिक को डेथ सेंटेंस दिया है। और वर्डिक्ट क्या है, और इस फैसले को पूर्व, तो फ्रेंड बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पीएम शेख हसीना को डेथ का मतलब कि डेथ सेंटेंस दिया है। वर्डिक्ट, इसको फ्रेंड्स प्री जस्टिस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड और अनफेयर ट्रायल माना जा रहा है। इससे बांग्लादेश की डेमोक्रेसी और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन दोनों में असर पड़ सकता है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि इंडिया ने हसीना मलिक को यहाँ पे, शेख हसीना को यहाँ पे शरण दे रखा है। और जुडिशियल प्रोसेस कॉन्सर्न, क्या क्या कॉन्सर्न यहाँ पे जताया जा रहा है फ्रेंड्स, पार्टीशन ट्रिब्यूनल, मतलब कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है बांग्लादेश का, उसने क्या कहा, में सिर्फ बांग्लादेशी जज थे, जबकि पहले आईसीटी में फॉरेन जज भी शामिल होते थे। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है इस जजमेंट का। ट्रिब्यूनल में बीएनपी और यूनेस लेड करेक्टर इन्फ्लुएंस माना जा रहा है। बीएनपी मतलब आपका यूनेस का जो टीम है, यूनेस का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसमें इंटरफेयर किए हैं। लैक ऑफ फेयर ट्रायल, हसीना को प्रॉपर लीगल डिफेंस नहीं मिला। नो एडजॉर्नमेंट मांगे, नो डिफेंस विटनेस बुलाएं, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी, इन सब के चलते ये इशू पैदा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी मतलब केयर टेकर रिजाइम और यूनेस सरकार की हसीना के प्रति एंटी गॉनिज्म साफ दिखा। और इस्लामिक पॉलिटिक्स का यहाँ पे राइज हुआ है। हसीना को हटने के बाद इस्लामिक ग्रुप ने इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। इससे हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज़ पर थ्रेट बढ़ रहा है। मेन रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, वीक गवर्नमेंट है और लीडरशिप क्राइसिस है। इस क्षेत्र में वायलेंस बढ़ रही है, इंडिकेट वीकनिंग। अब बांग्लादेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेमोक्रेटिक जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी कम हुई, पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रायल डेमोक्रेसी बढ़ गई है और रोल ऑफ लॉ खत्म होते जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है। इलेक्शन लेजिटिमेसी क्वेश्चन, सोशल पोलराइजेशन। इंडिया में क्या इम्पैक्ट है, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, जैसे बांग्लादेश ने हसीना की एक्स्ट्राडिक्शन फॉर्मली रिक्वेस्ट की है, इंडिया ने अभी कोई कंप्लायंस नहीं दिखाया। यह मामला सेंसिटिव है, ह्यूमन राइट प्लस रीजनल स्टेबिलिटी दोनों जुड़े हुए हैं। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स में के राइज से बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन रिस्क बढ़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश हिंदू की सेफ्टी इंडिया के लिए चिंता का विषय है। और फ्रेंड स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट है इंडिया को डेमोक्रेटिक वैल्यू अपहोल्ड करने, रीजनल सिक्योरिटी मैनेज करने, डायरेक्ट इंटरफेरेंस अवॉइड करने, सभी के बीच बैलेंस बनाना होगा, तभी होगा। फ्रेंड्स ये था हमारा हसीना मलिक का जो जजमेंट था,
मतलब कि ICT ने जो उसे डेथ सेंटेंस दिया उसके ऊपर ये जजमेंट था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। डिस्कस हाउ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जुडिशियल प्रोसेस इज इन नाइबरिंग कंट्रीज इम्पैक्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस किया गया जजमेंट कैसे हमारे पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को, इसमें लिखना है। तो जो कैसे कर सकता है इम्पैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे देख जैसे हम लोगों ने देखा बहुत सारा तरीका है। लैक ऑफ फेयर ट्रायल था, पार्टीशन ट्रिब्यूनल था, सेलेक्टिव प्रिस्क्रिप्शन था, पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी था। ये सब जो है पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वहाँ पे हो रहा है और जिससे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में प्रभाव पड़ सकता है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बढ़ सकता है इंडिया का, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है फ्रेंड्स, इस तरह से प्रभावित कर सकता है। तो ये न्यूज़ किस बेसिस पर फ्रेंड्स देखते हैं। फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस इंडिया लीडरशिप आर्टिकल लिखने वाले भूपेंद्र यादव ने क्या समझाने की कोशिश किया है ये यहाँ जानते हैं। एग्जिस्टिंग 20th सेंचुरी ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर अब क्लाइमेट चेंज के दौर में कम नहीं कर रहा। क्लाइमेट फाइनेंस एक की स्लो डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी की कमी ग्लोबल साउथ को नुकसान पहुंचा रही है। इंडिया में अपने G20 प्रेसिडेंसीज के दौरान स्पष्ट, क्रेडिबल और विज्ञान आधारित क्लाइमेट फाइनेंस नेटवर्क देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वाई क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज फेलिंग टुडे, क्यों फेल हो रहा है क्लाइमेट फाइनेंस? इसके पीछे फ्रेंड्स 5 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे कि एम्बिगियस डिफिनेशन, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब आज तक क्लियर नहीं, मतलब उसका डिफिनेशन ही क्लियर नहीं है, जिसके कारण कि उसका मतलब कि फेल हो रहा है, पैसा उसको मिल नहीं पा रहा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मतलब आज तक क्लियर नहीं है, क्या यह ग्रांट, सब्सिडी, लोन या सिर्फ रेबरेंट डेवलपमेंट फाइनेंस है? इस एम्बिग्यूटी ने ट्रस्ट को कमजोर किया है। स्लो इन एडिक्वेट फ्लो, ग्लोबल रिक्वायरमेंट 7 ट्रिलियन एनुअली, रिक्वायरमेंट 7 ट्रिलियन, एक्यूट फ्लो एक्सट्रीमली लो स्पेशली टू ग्लोबल साउथ। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस नॉट डिलीवरिंग, मतलब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ग्रीन क्लाइमेट फंड्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़, इनका फंडिंग स्लो, ब्यूरोक्रेटिक और अनअकाउंटेबल है। प्राइवेट कैपिटल नॉट मोबिलाइजिंग, प्राइवेट इन्वेस्टर्स लीस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न देखते हैं। एडेप्टेशन लॉस एंड डैमेजेस जैसे वल्नरेबल एरियाज में फाइनेंस नहीं मिल जाता। अनफेयर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और इंडिया के इसमें क्या पोजीशन है फ्रेंड्स, ये भी देख लेते हैं। PM मोदी स्टैंड्स ऑन COP28, इंडिया ने डिमांड किया है 1 ट्रिलियन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंसिंग मोबिलाइज किया जाए। टेक्नोलॉजी प्लस क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट फुलफिल होप्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, डिफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट बी फिक्स्ड। इंडिया क्या नीड्स, इंडिया क्या नीड्स? इंडिया अलोन नीड 467 बिलियन बाई 2032